तो नमस्कार, क्लास 11th के बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सजीव जगत। पिछले क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, और आज के क्लास में हम सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, जिसे हम लोग वायरस या विषाणु कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में कि सजीव क्या होते हैं और उनके कौन कौन से स्पेसिफिक गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वायरस क्योंकि एक अलग तरह की चीज़ होती है, ये सजीव और निर्जीव के बीच मध्यवर्ती का कार्य करता है। तो इसको ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। कहने का मतलब वायरस या विषाणु जो है ये ना तो सजीव है, इसे हम ना पूरी तरह से सजीव कह सकते हैं, ना पूरी तरह से निर्जीव कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो वायरस या जो विषाणु होते हैं ये सजीव की तरह कार्य करते हैं। कब? तो मेज़बान कोशिका के अंदर। ठीक है, अगर ये वायरस अगर किसी भी जीव के अंदर चला जाए, किसी दूसरे सजीव के अंदर चला जाए, किसी मानव के अंदर चला जाए, किसी जंतु के अंदर चला जाए या किसी पौधे के अंदर चला जाए, तब वो क्या कर सकता है कि अपने आप को ग्रो करा सकता है, अपना संख्या बढ़ा सकता है, यानी प्रजनन कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण से, प्रजनन के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि वायरस जो है ये सजीव है। लेकिन कब? जब उसे क्या मिले, कोई स्पेसिफिक होस्ट सेल मिले, यानी कि जब उसे कोई क्या मिले, मेज़बान कोशिका मिले। अगर इस हवा में अभी वायरस है तो इस वायरस को हम लोग निर्जीव कहेंगे। लेकिन यही वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, किसी दूसरे जंतु के अंदर चला जाता है, किसी पौधों के अंदर चला जाता है, तो हम इसे सजीव कह सकते हैं। लेकिन कब? तब जब वो आपके शरीर में जाकर अपनी संख्या बढ़ाए। समझ में आ गई बात? तो जो वायरस होते हैं वो सजीव की तरह भी कार्य करते हैं और निर्जीव की तरह भी कार्य करते हैं। अधिकतर मामलों में ये निर्जीव की तरह ही कार्य करता है जब ये हमारे वातावरण में होते हैं, लेकिन हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ये वायरस हमारे शरीर कहने का मतलब किसी भी जीव के शरीर के अंदर जाकर, उसके कोशिका के अंदर जाकर अपना संख्या क्या कर लेता है, बढ़ाने लगता है, यानी प्रजनन कर लेता है। तो उस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि मेज़बान कोशिका के अंदर ये जो सजीव का तरह कार्य करता है। कब करता है? ये मेज़बान कोशिका के अंदर जाकर सजीवों की तरह कार्य करता है। जनन की दृष्टिकोण से विषाणु सच्चा अंतःकोशिकीय परजीवी है। अगर हम रिप्रोडक्शन की तरह से देखा जाए, रिप्रोडक्शन क्या है ना, रिप्रोडक्शन है कि सजीवों का संख्या बढ़ाने का, अपने तरह के सजीवों की संख्या बढ़ाने की प्रकृति ही क्या है, रिप्रोडक्शन है, यानी प्रजनन है। तो ये जो वायरस है ये अगर किसी दूसरे सजीव के अंदर चला जाए तो उस सजीव के ऊपर परजीवी की तरह कार्य करने लगता है। कहने का मतलब उस सजीव से अपना पोषण लेता है और बदले में उस सजीव को मार देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जनन की दृष्टिकोण से विषाणु सच्चा अंतःकोशिकीय परजीवी है ना, ट्रू इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ट्रू इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक है, ट्रू इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो जनन की दृष्टिकोण से विषाणु एक सच्चा अंतःकोशिकीय परजीवी है। क्लियर है बात? निर्जीव की तरह कार्य करता है जब यह हमारे शरीर के, जब किसी दूसरे जीव के शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। क्लियर है? अब देखिए, वायरस किसी निश्चित मेजबान कोशिका में ही जीवित रह सकता है और जनन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये वायरस, कोई भी वायरस किसी भी सजीव के अंदर चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब जो वायरस होता है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। इस शब्द को आप याद रखिएगा, होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक कहने का तात्पर्य है कि कोई जो वायरस है, कोई खास तरह का वायरस है, क्योंकि वो खास तरह के सजीवों को चुनता है। क्या करने के लिए? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। अगर ये वायरस जंतुओं के अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाता है तो उसे हम जंतु वायरस कहेंगे, उसे हम एनिमल वायरस कहेंगे। अगर ये वायरस किसी सिर्फ पौधों में जाकर अगर उसे हानि पहुंचाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग पौधे का वायरस कहेंगे, इसे हम लोग प्लांट वायरस कहेंगे। ठीक है, तो वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब ये प्लांट वायरस भी हो सकता है और ये एनिमल वायरस भी हो सकते हैं। समझ में आ गई ये बात?
कहने का मतलब अगर कोई प्लांट वायरस है तो वो किसी एनिमल को, किसी जंतु को प्रभावित नहीं करेगा। अगर वो कोई एनिमल वायरस है तो वो किसी पौधों को प्रभावित नहीं करेगा। कहने का मतलब वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी किसी निश्चित मेजबान कोशिका में ही जाकर जीवित रहता है और अपना जनन करता है। समझ में आ गई बात? तो वायरस के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। नॉर्मली जो चीज़ आपको याद रखना है वो ये कि जो वायरस विषाणु होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच मध्यवर्ती का कार्य करता है ना। कब इसको हम सजीव कह सकते हैं, कब इसको हम निर्जीव कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा। जब ये किसी स्पेसिफिक, यानी कि जब किसी निश्चित होस्ट कोशिका के अंदर ये नहीं जा रहा है तब तक ये निर्जीव होगा, लेकिन जैसे ही ये किसी निश्चित होस्ट कोशिका के अंदर, किसी निश्चित मेजबान कोशिका के अंदर गया तो फिर ये अपना संख्या बढ़ाने लगेगा, प्रजनन करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए जनन की दृष्टिकोण से ये सजीव कहलाएगा उस परिस्थिति में। और चूंकि ये आपके अंदर या किसी जीव के अंदर जाकर उसे हानि पहुंचाता है ना, जिस होस्ट कोशिका के अंदर गया, मेजबान कोशिका के अंदर गया या मेजबान जीव के अंदर गया, उसको हानि पहुंचा देगा। तो इसीलिए इसको हम लोग सच्चा अंतः कोशिकीय परजीवी बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, इसका मतलब है ट्रू इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ना। परजीवी का मतलब है कोई ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर रहकर उससे अपना पोषण लेता है, बदले में उसको मार देता है, यानी उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको परजीवी कहते हैं। या तो मार देगा, पूरा तरह से ख़त्म कर देगा, या नहीं तो बहुत हद तक उसे हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये सच्चा अंतः कोशिकीय परजीवी है। इंट्रासेलुलर कहने का मतलब जब ये कोशिका के अंदर गया तभी ये ऐसा कर पाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो ये वायरस के बारे में छोटी सी बात हुई है, वायरस के बारे में बहुत सारी बात हम करेंगे आगे के कुछ चैप्टर्स में। चलिए, अब यह युग्लिना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पौधों एवं जंतुओं के बीच मध्यवर्ती का कार्य करता है, यानी युग्लिना में कुछ गुण पौधों के होते हैं, जैसे कि ये अपना खाना जो है, अपना भोजन खुद से बना सकता है, ठीक है ना, और कुछ गुण इनमें जंतुओं का भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि युग्लिना जो है ये कैसे होते हैं, तो ये पौधों और जंतुओं के बीच मध्यवर्ती का काम करते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया था, जो छोटी सी बात थी वो मैंने आज आपको बता दिया इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने क्लास को जारी रखते हुए। अब पढ़ते हैं सजीवों के कुछ महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण, जिसके जानने के बाद आप ये अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि किसी जीव को हम सजीव और किसी को निर्जीव कैसे बोलते हैं और किस आधार पर बोलते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण है ना, सजीवों में बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास गुणों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए ये जो गुण होते हैं सजीवों के, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक गुण ऐसा होता है जिसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, परिभाषित करने वाला, सजीवों को परिभाषित करने वाले गुण। और एक ऐसे होते हैं जिसको हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो सजीवों को परिभाषित नहीं करते हैं। वैसे गुण जो सजीवों को परिभाषित नहीं करते हैं। अब इस बात को अच्छे से समझिएगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है सजीव, वैसा गुण जो सजीवों को परिभाषित करे। कहने का मतलब ऐसा गुण जो हर एक सजीवों में पाया जाए, कोई भी अपवाद इसका नहीं हो, तो इसे हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सजीवों को परिभाषित करने वाला गुण है। और ऐसे गुण जो कुछ सजीव में पाए जाते हैं, कुछ सजीव में नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे, इसे गुण को हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। यानी कि क्या बोलेंगे, इसे अपरिभाषित करने वाले गुण, जो सजीवों को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, हम कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो छोटे क्लास में आप पढ़ते होंगे कि सजीव वो होते हैं जो मूव करते हैं, जो चलते हैं। तो क्या पौधे अपनी जगह पर खड़े होते हैं, तो क्या ये सजीव नहीं है? पौधे भी सजीव हैं, ठीक है, और जंतु भी सजीव है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये जो हमने परिभाषा पढ़ा ये तो गलत हो गया। तो ये जो परिभाषा हमने पढ़ा ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सजीवों को परिभाषित करने वाला गुण नहीं है, लेकिन सजीवों का गुण है। कुछ सजीवों में ये गुण है, कुछ सजीवों में ये गुण नहीं है, पौधों में नहीं है, जंतुओं में है। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे खास करके ऐसे गुण के बारे में पढ़ेंगे जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो, है ना, जिससे जो हर एक सजीवों में लागू हो जाए, वैसे गुण जो हर एक सजीवों पर लागू होता हो। इसको हम लोग अभिलाक्षणिक गुण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक गुण बोलते हैं। ठीक है, चलिए
और जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट गुण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहला जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है। अब देखिए सजीव जो होते हैं, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्रोथ करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो वृद्धि करते हैं। तो इसकी मैं यहाँ पर एक बार एक पॉइंट लिख दूँ कि सजीव क्या करते हैं? सजीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वृद्धि का मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, या ग्रोथ के मतलब आप समझाना क्या चाह रहे हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखिए सीधी सी बात है। अगर कोई सपोज कीजिए जब आपका जन्म हुआ था तो आप कितने बड़े थे? आप एकदम छोटू से थे, है ना। आप 1 या 2 kg के थे। लेकिन समय के साथ क्या होता गया? समय के साथ आप बड़े होते गए, है ना। समय के साथ आप बड़े होते गए, आपके साइज का आकार बढ़ गया, आपका वजन बढ़ गया, ठीक है। तो शरीर का आकार बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, बॉडी का वजन बढ़ना, यही क्या है? यही वृद्धि है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये वृद्धि होती कैसे है? ये समझने वाली बात है कि ये वृद्धि क्यों होती है और कैसे होती है। तो ये वृद्धि होती है कोशिका विभाजन के कारण। ये वृद्धि होती है कोशिका विभाजन के कारण। कोशिका विभाजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे क्या होता है कि एक हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो एक कोशिका से 2, 2 से 4, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। तो कोशिका के बढ़ने के कारण, ठीक है ना, कोशिका की संख्या बढ़ने के कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि वृद्धि होता है, सजीवों का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है कि सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वृद्धि करने का मतलब है कि हमारे शरीर का आकार बढ़ना, हमारे शरीर का वजन बढ़ना, ठीक है। और ये किस तरह से संभव है? ये संभव है कोशिका विभाजन से। कोशिका विभाजन से। अब देखिए ये जो कोशिका विभाजन है ये जंतुओं में एक खास समय के बाद रुक जाता है ना। जंतुओं में अगर कोशिका विभाजन की बात करें हम लोग, तो जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में कुछ खास समय के बाद, कुछ खास समय के बाद स्थगित हो जाते हैं, ठीक है, स्थगित हो जाते हैं। याद रखना है, ठीक है। जंतुओं में कुछ खास समय आने के बाद क्या होता है कि ये जो कोशिका विभाजन है ये रुक जाता है। अगर ये कोशिका विभाजन होता रह जाए तो हम 5 फीट 6 फीट के नहीं होंगे, हम पौधों की तरह 80 फीट और 40 फीट और 30 फीट और 20 फीट के होने लगेंगे। समझ में आ रही है? तो कोशिका विभाजन जो है वो चलता रहता है, किस में? पौधों में चलता रहता है। इसलिए पौधों का जो आकार है वो बढ़ता रहता है, पौधों की मोटाई भी बढ़ती रहती है। लेकिन जंतुओं की बात करें तो कुछ खास समय के बाद ये कोशिका विभाजन रुक जाता है, इसीलिए वृद्धि भी क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बात ये है कि सभी लोग, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, ये क्या कर रहे हैं? ये ग्रो कर रहे हैं, ये वृद्धि कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो वृद्धि है वो वृद्धि किस तरह का है। ये जो कोशिका विभाजन से जो वृद्धि हो रही है ये वृद्धि आंतरिक वृद्धि है, ठीक है। ये वृद्धि कैसी है? आंतरिक वृद्धि है, ठीक है। ये अंदर से हो रहा है, अंदर से, हमारे शरीर के अंदर कोशिका है उसके संख्या बढ़ने से हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये वृद्धि कैसी होनी चाहिए? आंतरिक वृद्धि होनी चाहिए। नहीं तो अगर क्या होगा, कोई पहाड़ है, सपोज दैट कोई पहाड़ है मानकर चलिए, और बहुत ज़्यादा बारिश हुआ या बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ, बर्फ़ जो है उस पहाड़ पर जमने लगा और पहाड़ का जो लंबाई ऊंचाई है वो बढ़ गया, तो आप बोलेंगे कि इसका भी ग्रोथ हो गया, इसका भी आकार बढ़ गया। तो क्या ये ग्रोथ है? वो तो निर्जीव है, तो फिर उसका कैसे ग्रोथ हो रहा है? तो हम उस चीज़ को नहीं लेकर चलेंगे। वो बात कैसी हो गई? वो बात हो गई कैसी? तो बाहर से वो ग्रोथ हो रहा है, बाहर से, बाहरी ग्रोथ है, वो बाहरी वृद्धि है। यहाँ पर आंतरिक वृद्धि की बात हो रही है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया? चलिए अब देखो यहाँ पर कि मैंने क्या कहा कि कोशिका विभाजन के कारण क्या होता है? ग्रोथ होता है। लेकिन एक चीज़ आप याद करके रखिएगा कि ये जो चीज़ है वो किस में लागू होता है? वो बहुकोशिकीय जीवों में लागू होता है। किसमें? बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीव हम किसे बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव हम किसे बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव का मतलब होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एक कोशिकीय जीव की बात करें, एक कोशिकीय जीव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, तो इसमें कुछ अलग बात है। इसमें बात यह है कि एक कोशिकीय जीव में प्रजनन और वृद्धि, दो चीज़ याद रखिएगा, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रजनन और वृद्धि। प्रजनन और वृद्धि कैसे है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। कहने का मतलब कि एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन ही वृद्धि है और वृद्धि ही प्रजनन है। इस बात को समझिएगा। सपोज दैट, ऐसे देखिए, एक कोशिका है, मान के चलिए ये अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये एक कोशिका है ना। अब इसका मन हुआ कि हम क्या करें, हम अपना ग्रोथ कराएं, हम क्या करें, अपना ग्रोथ कराएं, अपना वृद्धि कराएं। तो वृद्धि कराने के लिए इसने क्या किया, एक कोशिका से दो कोशिका बना लिया, मानकर चलिए एक कोशिका से कितना बना लिया, दो कोशिका बना लिया। तो पता चला कि ये भी अपने आप में एक जीव है, ये भी अपने आप में एक जीव बन गया। तो ये तो चला था क्या करने के लिए, चला था अपना वृद्धि कराने के लिए, लेकिन क्या पता चला कि ये इसने क्या कर लिया, इसने तो प्रजनन कर लिया। इसने एक कोशिका से दो नए कोशिका यानी दो नए जीव को जन्म दे दिया, दो नए जीव बन गए इससे, है ना। तो यहाँ पर अमीबा जो है वो वृद्धि कर रहा है या प्रजनन कर रहा है, दोनों चीज़ कर रहा है ना, दोनों चीज़ कर रहा है। ये वृद्धि, इसका वृद्धि ही इसका प्रजनन है और इसका प्रजनन ही इसका वृद्धि है। समझ में आ गई बात कि अमीबा जो है जब ये प्रजनन करने के लिए जा रहा है तो ये दो जीवों को बना दे रहा है, तो प्रजनन भी कर रहा है और वृद्धि भी हो रहा है इसका। असल में देखा जाए तो खास तौर पे प्रजनन ही हो रहा है, वृद्धि तो कम हो रहा है, खास तौर पर प्रजनन ही हो रहा है। इसीलिए एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन और वृद्धि जो है ये पर्यायवाची है। समझ में आ गई बात। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है कि सर ये बताइए कि ये जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, परिभाषित करने वाले गुण है या नहीं, क्या ये सभी सजीवों में होता है या नहीं। तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम बोलेंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सजीवों के, मतलब हर एक सजीवों में क्या होता है, ग्रोथ होती ही है, वृद्धि होती ही है। वृद्धि होने का मतलब कोशिका के संख्या का बढ़ना और शरीर के आकार का बढ़ना। कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो शरीर का आकार भी जरूर बढ़ेगा। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम इसे मानेंगे, लेकिन कैसा, आंतरिक वृद्धि। ये वृद्धि कैसा होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। एक कोशिकीय जीव की अगर बात करें तो हम प्रजनन जब पढ़ेंगे अभी तो उसमें आपको बताएंगे कि प्रजनन जो है वो कैसा चीज़ है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखकर अभी इतना देर इसको छोड़ रहे हैं, आगे चलेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ग्रोथ का मतलब आप समझ गए होंगे। वृद्धि, जितने भी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, लेकिन आंतरिक वृद्धि करते हैं, बाहर से वृद्धि नहीं करते हैं। समझ में आ गई। कैसे वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। वृद्धि का मतलब क्या है, कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, शरीर के आकार का बढ़ना, ठीक है, यही वृद्धि है। और शरीर के वजन का बढ़ना, यही वृद्धि है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन से ही होता है। जंतु जो है वो कुछ खास समय के बाद वृद्धि रुक जाते हैं, इसकी वृद्धि रुक जाते हैं, लेकिन ये वृद्धि कभी कभी करेंगे। अगर कोई कोशिका डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो उसके जगह पे नया कोशिका आ जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव की हम यहाँ पर अभी तक बात कर रहे थे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में प्रजनन और वृद्धि पर्यायवाची है। प्रजनन ही वृद्धि है और वृद्धि ही क्या है, प्रजनन है। ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इतनी चीज़ कंप्लीट हो गई। चलिए चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की ओर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं प्रजनन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, प्रजनन के बारे में। देखिए, प्रजनन के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था। प्रजनन क्या होता है, प्रजनन होता है कि एक जीव अपने तरह के नए जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ये प्रजनन कहलाता है। ये प्रजनन दो तरह के होते हैं। प्रजनन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक प्रजनन को हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं और एक और प्रकार होता है जिसे हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में क्या आता है कि युग्मकों का संलयन नहीं होता है, और लैंगिक प्रजनन में जो नए जीव बनते हैं वो युग्मकों के संलयन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सा टॉपिक है, 12th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। बस अभी इतना जान लीजिए कि प्रजनन वह विधि है जिसके द्वारा एक जीव अपने तरह के नए जीव को उत्पन्न करता है। ये दो तरह के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पर बात ये होगी कि जो प्रजनन है, जो रिप्रोडक्शन है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो सभी सजीवों में पाया जाता है। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है कि नहीं, हमें ये यहाँ पर पता करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे जीव हैं जो या तो प्रजनन नहीं करते हैं और या नहीं तो प्रजनन करने की शक्ति खो देते हैं, लेकिन फिर भी वो सजीव हैं क्योंकि वो दूसरे गुणों को अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रजनन जो विधि है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऐसे गुण नहीं है जो हर एक सजीवों में ही पाया जाए। इस बात को आप क्लियर स्पष्ट करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर ये सजीव क्यों है? अगर सजीवों में रिप्रोडक्शन करने की, प्रजनन करने की क्षमता नहीं है अगर किसी सजीव में, तो फिर वो सजीव क्यों है? क्योंकि उसमें और दूसरे गुण पाए जाते हैं सजीवों के। अब चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपसे बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसे अच्छे से आपको समझना है। चलिए, खच्चर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, खच्चर एक जानवर होता है। ये जो खच्चर है इसको हम लोग म्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूल कहते हैं। ठीक है, म्यूल। इस म्यूल में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी ये कैसे होते हैं? ये स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, इनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। समझ में आ गई? चलिए, तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि ये खच्चर स्टेराइल होते हैं। ये कैसे बनाया गया है? इसको बनाया गया है ना, इसको आर्टिफिशियल तरीके से जो है कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है, किया गया है खच्चर को। किससे? तो घोड़े से और गधे से, है ना, घोड़े से और गधे से मिलाकर इसको तैयार किया गया है। ये खच्चर स्टेराइल होते हैं, ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खच्चर एक सजीव है, एक जीव है, इनमें और सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये निर्जीव है, हम ये कहेंगे कि प्रजनन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता तो इस खच्चर में भी प्रजनन करने की क्षमता होनी चाहिए थी। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके अलावा अनुवर, खच्चर तो ही गया, इसके अलावा हम कह सकते हैं क्या चीज़? तो अनुवर मानव युगल। ठीक है, अनुवर मानव युगल, अनुवर मानव युगल। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या समझना है आपको? अनुवर मानव युगल का मतलब होता है इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल। बहुत सारे मानव ऐसे होते हैं, बहुत सारे पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे को हम लोग अनुवर मानव युगल बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। ठीक है, देखिए इनफर्टाइल और स्टेराइल में अंतर आपको समझना चाहिए। स्टेराइल का मतलब है कि वो कभी भी क्या करता है, वो प्रजनन नहीं कर सकता है, मतलब अपने नए संतान को जन्म नहीं दे सकता है। इनफर्टाइल का मतलब क्या है? इनफर्टाइल का मतलब है कि ये मानव कभी अपने लाइफ में फर्टाइल थे, मतलब जीवों को प्रजनन करने की क्षमता थी, लेकिन अब उनके पास ये क्षमता नहीं है, वो इस क्षमता को खो चुके हैं, तो इसे हम लोग इनफर्टाइल बोलते हैं। इनफर्टाइल और स्टेराइल में अंतर आपको समझना चाहिए। और फर्टाइल किसको बोलते हैं? फर्टाइल वैसे होते हैं जिनके पास प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो खच्चर जो है वो स्टेराइल होता है और अनुवर मानव युगल इनफर्टाइल कपल, ये तो सजीव है, मानव है, सजीव हैं, लेकिन ये प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं बंध कामगार मधुमक्खी। ठीक है, बंध कामगार मधुमक्खी, बंध कामगार मधुमक्खी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वर्कर बी, वर्कर बी। ठीक है, वर्कर बी यानी कि ऐसी मधुमक्खी जो सिर्फ काम करने का काम करती है। कौन सा काम? जो शहद बनाने का काम करती है। ठीक है, एक वर्कर बी होता है, बहुत सारे वर्कर बी होते हैं, और एक जो है क्या होती है, क्वीन बी होते हैं, क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। ठीक है, जो प्रजनन करती है, सिर्फ यही तो प्रजनन करती है, और वर्कर भी प्रजनन नहीं करते हैं। ये कैसे होते हैं? ये इनफर्टाइल होते हैं, याद रखना है, ये इनफर्टाइल होता है, यानी कि ये बंद, यानी अनुवर बंद कह सकते हैं इसको। ये कैसे होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, तो क्या ये सजीव नहीं है? ये सजीव हैं, ये सजीव हैं, लेकिन इनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं इन सब एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण में जो प्रजनन है, इसके अलावा अभी मैंने जस्ट आपको बताया था एक कोशिकीय जीवों का केस बताया था। कौन सा बताया था? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में आपको मैंने क्या बताया? एक कोशिकीय जीवों में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जीव हैं जो क्या करते हैं, जो एक कोशिका से दो कोशिका बनाते हैं, यानी ग्रोथ ही उसका क्या है? प्रजनन है। वृद्धि ही क्या है? प्रजनन है। तो इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक में भी और उस टॉपिक में भी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा गुण नहीं है जो हर एक सजीवों में पाया जाता है, हर एक सजीवों में पाया ही जाए ऐसा नहीं है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टी की ओर। हम देखते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग उपापचयन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी सजीव हैं, कोई भी सजीव है, वो सजीव उसका जो शरीर ही है वो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, वो केमिकल से बने हुए हैं। आप बोलेंगे कैसे? तो हमारे शरीर में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, शर्करा होता है, शुगर होते हैं, प्रोटीन क्या है भी है, वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है। यानी हमारा जो पूरा का पूरा शरीर ही है वो किससे बना हुआ है? वो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं, तो एक रासायनिक पदार्थ किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, या बहुत सारे रासायनिक पदार्थ मिलकर एक बड़े रासायनिक पदार्थ को बनाते हैं, या एक बड़े से रासायनिक पदार्थ छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएँ है ना, रासायनिक पदार्थों का अदला बदली होना यानी एक दूसरे में बदलना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये प्रक्रिया कहाँ चलती है? ये हमारे कोशिका में चलती है। कहाँ चलती है ये प्रक्रिया? हमारे कोशिका में चलती है। तो मेटाबॉलिज्म का परिभाषा क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सजीवों में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, हम इसके बारे में बोलेंगे कि सजीवों में होने वाले सभी रासायनिक सजीवों में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया को सामूहिक रूप से उपापचयन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया होती कहाँ पर है? तो कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है कि ये उपापचयन होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि हर एक सजीव तो सेल्स के तो बने होते ही हैं, उनमें कोशिका होती है, और इस कोशिका में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। तो उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को सामूहिक रूप से हम उपापचयन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो कोशिका के अंदर ही क्या होता है? उपापचयन होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों प्रकार को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। एक प्रकार को हम लोग बोलते हैं अपचय, और दूसरे प्रकार को हम लोग बोलते हैं उपचय। ठीक है, एक प्रकार को हम लोग अपचय बोलते हैं और दूसरे प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचय बोलते हैं। ठीक है, अपचय और उपचय, इस बात को समझना है आपको। अपचय का मतलब क्या होता है? तो इसको अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है केटाबॉलिज्म, और इसके लिए शब्द है मेटाबॉलिज्म। अब इस बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। केटाबॉलिज्म में क्या होता है और एनाबॉलिज्म में केटाबॉलिज्म में क्या होता है और मेटा नहीं होगा, या एनाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? देखिए, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म में कि जो जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। देखिए, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे पदार्थ, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पदार्थ, यानी कि सरलतम पदार्थ। ठीक है, सरलतम पदार्थ यानी सपोज मानकर चलिए AB+C, 3 छोटे छोटे पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, ये मिलकर क्या बना देते हैं? एक बड़े रासायनिक पदार्थ को बनाते हैं, D को बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है कोशिका के अंदर, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसे हम लोग उपचय यानी एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो एक बड़ा सा कोई अणु है, किस चीज़ का? रासायनिक पदार्थ है, ये टूट जाते हैं और छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है इसको हम लोग केटाबॉलिज्म कहते हैं।
और ये किसके मदद से होती है, तो ये एंजाइम की मदद से होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एंजाइम की मदद से होती है। एंजाइम क्या चीज़ है, तो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, सजीव जगत में पाए जाने वाले उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रियाओं के दर को बढ़ा देते हैं, उस अभिक्रियाओं को सुगम बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की हो सकती है, कैटाबॉलिज्म हो सकती है और एनाबॉलिज्म हो सकती है। तो अगर कोई जीव सजीव है तो ये सभी प्रक्रियाएं उनके कोशिका में चलनी चाहिए, कोशिका में चलनी चाहिए। तो क्या ये चलता है? जी हाँ, ये हर एक कोशिकाओं में क्या होता है, चलता है। हर एक कोशिकाओं के यानी कि हर एक सजीवों के कोशिकाओं में ये चलता है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे हाँ जी, ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना। हर एक सजीवों में पाए जाने वाला मेटाबॉलिज्म एक गुण है जो हर एक सजीवों में पाया जाता है। तो एक चीज़ हम और कह सकते हैं, इसका मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, हम बोल सकते हैं कोशिकीय कोशिकीय संगठन सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है। यानी कि अगर कोशिका ही नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस चलेगी ही नहीं, है ना। तो ये सारे प्रोसेस चलने के लिए, ये मेटाबॉलिज्म चलने के लिए कोशिका होना अनिवार्य है। तो कोशिकीय संगठन सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण है और उपापचयन भी जो है वो क्या है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सजीवों का। हर एक सजीवों के कोशिका में ये प्रोसेस चलते हैं। समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो इस बात को अच्छे से आपको क्या कर लेना है, एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके इस बात को समझ लेना है। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये क्रिया होती है। ठीक है, चलिए, तो कोशिकीय संगठन सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण हैं और मेटाबॉलिज्म उन सभी जीवों में चलते हैं। दो तरह के ये होते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, एक चीज़ आपको जो और याद रखना है कि ये जो अभिक्रियाएँ हैं ये शरीर के बाहर भी कराए जा सकते हैं, लैब में कराए जा सकते हैं, प्रयोगशाला में कराए जा सकते हैं, है ना। कोई ट्यूब लेकर उसमें कोशिका डालकर, ठीक है, और इसमें एंजाइम डालकर ये जो अभिक्रिया है वो कराई जा सकती है। ठीक है, तो क्या ये सजीव हो गया? ये सजीव नहीं हुआ, ये निर्जीव है ना। ये तो क्या हो रहा है, ये ट्यूब है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर प्रयोगशाला में ये अभिक्रिया हो रही है, मेटाबॉलिज्म, कोशिका को निकालकर एंजाइम डालकर हम करवा पा रहे हैं प्रयोगशाला में। लेकिन क्या ये क्या है कि ये सजीव हो जाएगा? नहीं। तो कहने का मतलब ये मेटाबॉलिज्म कहाँ, शरीर के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर चलनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। प्रयोगशाला की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म भी क्या है, तो ये अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चलिए, एक और गुण इसके बारे में इसके बाद देखते हैं हम लोग, कहाँ से हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस देखिए क्या होता है। कॉन्शसनेस कहने का मतलब है कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चीज़ें हैं हमारे पर्यावरण में, जिससे क्या होता है कि हम जिसका रिएक्शन देते हैं, है ना। अगर तापमान बढ़ता है तो हमें गर्मी महसूस होती है, अगर ठंडी आती है तो हमें ठंडी महसूस होती है, अगर कोई चींटी आकर हमें काट ले या कोई एक आदमी आके हमें एक थप्पड़ जड़ दे तो हमें अनुभव होता है और हम क्या करते हैं, उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। ठंड लगती है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो हम सूती कपड़े पहनते हैं। कोई एक थप्पड़ हमें मारता है तो हम गांधी जी की तरह दूसरे गाल को नहीं बढ़ा देते हैं। आजकल ऐसा नहीं होता है, एक चाटा इधर से भी दे डालते हैं। तो यानी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी, इसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, यानी ये जो पर्यावरण की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती है और जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स लेते हैं, तो जो स्टिमुलस है जो हमें प्रभावित करती है, हम उसके प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसी को कॉन्शसनेस कहते हैं। तो जितने भी सजीव हैं वो कॉन्शस होते हैं पर्यावरण में होने वाले बदलाव से। तो सजीवों का जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, हम कह सकते हैं कि कॉन्शसनेस भी क्या है, कॉन्शसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। किसका? तो सजीवों का। पर्यावरण में होने वाले बदलाव और पर्यावरण में जितने भी स्टिमुलस हैं, हम उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिलाक्षणिक गुण, यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी,
मानव की बात करें तो मानव सेल्फ कॉन्शस होता है, सेल्फ कॉन्शसनेस होता है मानव में, यानी हमारे शरीर में जो हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है, हम उसको खुद से महसूस कर पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा जो मानसिक विकास होता है वो बहुत ही अधिक होता है मानवों का, तो हम बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए सेल्फ कॉन्शसनेस जो चीज़ है वो सिर्फ मानव में होती है और बहुत ही असाधारण चीज़ है ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप ये याद रख लेंगे कि कॉन्शसनेस क्या है। तो कॉन्शसनेस ये है कि स्टिमुलस के प्रति हमारा क्या देना, प्रतिक्रिया देना ही कॉन्शसनेस है, और ये सभी सजीवों में लगभग होता है ना। कोई भी सजीव ऐसा नहीं है कि कोई किसी स्टिमुलस के प्रति अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे, गलत के प्रति अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे। हम मानव हैं, हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हैं सभी अन्य सजीवों से, तो इसलिए हम लोगों में सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो ये आपका टॉपिक था सजीव जगत में सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण, ये आपको याद रखना है। कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, कौन से नहीं है, ये याद रखना है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो नहीं था वो कौन सा था, रिप्रोडक्शन था। बाकी जितना भी मैंने आपको बताया है सभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर में अपने अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और नए नए चीज़ों के साथ उसमें जुड़ेंगे। गुड बाय, चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास।